नमस्कार। रविवारीय भारतीय समयानुसार 9 बजे जो हमारी लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और आपसे मैं लाइव मुखातिब होता था। आज की परिस्थिति ऐसी है कि आपके यहाँ अभी रात्रि के तकरीबन 12-1 बजे होंगे। यहाँ न्यूयॉर्क में तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं और बाकी जगह जो भी दिन के 2-2:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 6-6:30 में अमेरिकन एयरलाइंस का फ़्लाइट है जो डायरेक्ट दिल्ली के लिए है। वो 15 घंटे का फ़्लाइट होगा। तो जो रविवार का जो 9 आपका बजता है, यानी कि यहाँ के 11:30 बजे का, मैं उस समय प्लेन में होऊंगा, क्योंकि यहाँ से दिल्ली का 15 घंटे का फ़्लाइट है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस लड़ी को टूटने ना दिया जाए और इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। और इस रिकॉर्ड को मैं अपने यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी आप लोगों के सहयोग कह लीजिए, अपनापन कह लीजिए, या जो एक अनवरतता है उसको कायम रखने के लिए कह लीजिए, मैं इसको डालूँगा। मैं जहाँ बैठा हूँ अभी, ये अमेरिकन एयरलाइंस का लाउंज है। दिस इज़ अमेरिकन एयरलाइंस लाउंज। जैसा कि आप जानते हैं कि JFK, जॉन एफ कैनेडी का ये जो टर्मिनल नंबर 8 है, ये मेनली अमेरिकन एयरलाइंस का ही होता है। इससे पहले कि इसमें मैं बता रहा था, मैं इसका वो जो एक मेंबर होता है वो हूँ, इसलिए मुझे ये सब बेनिफिट है। बिजनेस क्लास का बेनिफिट तो मिलता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वार्ता का। आज के लिए पॉइंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने कहा कि चूँकि मैं भी यात्रा पे हूँ और कुछ ऐसी बातें ना करूँगा जो भारी भरकम हो। आज आप लोगों के साथ मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव वो शेयर करूँगा। हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में अनमोल है, अनोखा है, ऐसी यादों से भरा है, ऐसी उपलब्धियों से भरा है, ऐसी परेशानियों या फेल्योर से भरा है। हर आदमी की अपनी कहानी होती है। कुछ ऐसी घटनाएं ज़िंदगी में घट जाती हैं जो आपको सोचने के लिए बाध्य करती हैं कि आखिर ये घटना घटी क्या। और आज के अपने इस वार्तालाप की शुरुआत मैं करता हूँ तकरीबन 1999 ईस्वी की एक घटना से। दमोह मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे डायमंड सीमेंट, जो वहाँ का जो मेन इंडस्ट्री हुआ करता था, अब तो वो बिक गया और वो हैडलबर्ग सीमेंट हो गया है। और वो SK बिरला जो घनश्याम दास बिरला, JD बिरला के अपने पोते थे, तो उनके ग्रुप का बहुत ही अच्छा ब्रांड सीमेंट। नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मिडिल मर्सैंडी प्रोजेक्ट, जो नेपाल से हमें देख रहे हैं उनको पता होगा। तो उसके सीमेंट और स्टील का 2 कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास था। उसमें मैं एक और ग्रुप के साथ अटैच था, नेपाल के राणा और ये शाही परिवार था। लेकिन मैं करता धरता, और चूँकि उस समय संयोग कुछ ऐसा था कि अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स निकल आए थे। ACC सीमेंट फेल कर गया था, तो डायमंड सीमेंट पास हुआ और उसमें एक बेनिफिट मुझे मिला, बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मिला। काफ़ी बड़ा ऑर्डर था अपने पास, तो इस वजह से मुझे बार बार वहाँ रहना पड़ता था। तो वहाँ का एक गेस्ट हाउस होता था, तो मैं गेस्ट हाउस में बैठा था। शाम का वक्त था, गर्मी के दिन, जून जुलाई का जो काफ़ी गर्म महीना होता है, उस समय की बात थी। तो बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था और एकदम से इच्छा हुई कि चलो कुछ ठंडा वंडा पीते हैं। तो जो वो गेस्ट हाउस था, तो गेस्ट हाउस रोड क्रॉस करके उनका वहाँ पे एक सामुदायिक भवन टाइप का, और वहीं पे उनका कोऑपरेटिव, उनकी कुछ दुकानें वगैरह थी वहाँ कोक वोक ये जो होता है, कोका कोला, पेप्सी, वो सब मिलता है। तो मैंने निर्णय लिया थकावट में, करीब शाम के वक्त में, कि चलो एक ठंडा वंडा पी के आते हैं, थोड़ा मन को चैन करते हैं। मैं अपने रूम को लॉक करके और रोड क्रॉस करके वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि उनका एक टाइमिंग होता है, शायद 5 या 6 बजे खोलते हैं, और मैं थोड़ा पहले पहुँच गया था तो वो बंद था। वहाँ के एक लड़के से मैंने पूछा भी क्या हुआ, तो नहीं, 1 घंटा और गया। 1 घंटा वहाँ कौन इंतजार करेगा। जब मैं रोड पे आया तो रोड पे हमने देखा कि जो टेम्पो एक होता है ना, गाँव वगैरह में या इंटीरियर में आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा टेम्पो चलता है, जिसमें 10-20 एकदम, खास के तो इंटीरियर में बहुत 10 क्या 20-20 लोग उसमें डाल देते हैं। और एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी, और वो अन्य विनय कर रही थी कि हमको भी इसमें ले लो। और वो बड़े ख़राब ढंग से वो टेम्पो वाला उससे बात कर रहा था।
तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको कहा भाई इस तरह क्यों बात बहुत बड़ी तुम बोली। अरे मैं क्यों नहीं कहते पैसा है नहीं जाना इस तरह के कुछ बात क्यों नहीं कितना है जी 10 रुपये हमने कहा ले। और मैंने उसको 10 रुपये पकड़ा दिया और कहा माता जी आप बैठिए। तो मैंने उनको बैठाया और माता जी को संयोग से जब मैं पॉकेट में हाथ डाला था ना तो मैं चूँकि वही ठंडा उंडा ही पीना उस समय शायद 10 रुपये का ही था। तो 2-3 नोट मेरे हाथ में आ गए थे। तो एक नोट मैंने माता जी को भी पकड़ा दिया कि माता जी इससे ज़्यादा मांगे और जागे तो आप पकड़ लो। तो बड़ी खुश हो कि उनका जो चेहरा मुझे आज तक याद है। देखिए अभी मैं सिहरन हो रहा है जब मैं बोल रहा हूँ आपके साथ। तो वो इतनी खुश हो गई और खुश होके उनका चेहरा अपना वो तो मुझे भी स्वाभाविक है बड़ा अच्छा लगा कि मैंने शायद अच्छा काम किया होगा। लेकिन जो अच्छा काम का मतलब ये है कि ऐसा थोड़ा ये अब ये क्या चीज़ है आप ये बताइए। लेकिन मन को सुकून मिला अच्छा लगा। खैर मैं अपने रूम में वापस आया और जब मैं अपने रूम को खोलता हूँ तो मैं आपको बता दूं कि शायद भुचक्का लोग कहते हैं ना एकदम से भुचक्का रह जाना। तो उस रूम में बेड होता था एक टेबल कुर्सी होती थी अच्छा सा एक प्रेसिडेंशियल सूट में मैं रुकता था वहाँ पे। तो सारी व्यवस्था सोफ़ा ऊपर लगा हुआ इस तरह था बड़ा अच्छा सूट। वहाँ मैंने देखा कि एक कोक खुला हुआ उस स्ट्रॉ लगा हुआ और कुछ स्नैक्स एक प्लेट में रखा हुआ। अब जिस कमरे को मैं बंद करके गया हूँ आपको सारी घटना सुना रहा हूँ और अपना दरवाज़ा अपनी चाबी से खोल रहा हूँ तो अंदर में वो कोक पहुँचा कैसे भैया। कोक मतलब वही कोका कोला। अब मैं एकदम से हैरान परेशान मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या है ये कैसे संभव है हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो बाहर निकल के जो वहाँ जो कर्मचारी होते हैं मैंने उनसे एक से पूछा कि भैया ये कोई मेरे कमरे को खोला था क्या। उसने कहा कि हाँ जो मैनेजर साहब हैं उनके यहाँ फंक्शन था तो बोले कि वो आए थे आपको बुलाने लेकिन आप थे नहीं तो उनका कोई छोटा मोटा कोई पार्टी था तो उन्होंने कहा कि चलो झा साहब के कमरे में ये डाल दो। तो वो तो है नहीं लेकिन डाल देते। अब देखिए बात तो कुछ नहीं है। अब इसको ये कोका कोला और ये 10 रुपये और 20 रुपये। लेकिन आप ये देखिए आप टाइमिंग देखिए। मैं जा रहा हूँ मुझे नहीं मिला। एक बूढ़ी माँ मिलती हैं उनको गाड़ी नहीं मिल रही थी थोड़ी सी मदद मैंने कर दी थोड़ा अपनापन दिखाया। और जब मैं आता हूँ तो जिस चीज़ के लिए जो मुझे नहीं मिला था वो हमारे टेबल पे रखा था। तो क्या कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में। और मैं इस बात को मानता हूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे हर कर्मों का लेखा जोखा रखती है। हम चाहे कुछ भी कहें सोचें उसका लेखा जोखा रखने वाला है इस दुनिया में। और यदि ये बात हमें मन में आ जाए तो बड़ा स्वाभाविक है कि हम प्रयास करेंगे कि अपने तरफ से हम अच्छा ही करें अपने तरफ से हम गलत ना करें। अब होता है कि आप यदि अपने ढंग से अच्छा भी करते हैं तो दूसरे को वो गलत लगता है। लेकिन यदि आप कन्विंस्ड हों और आप सही कर रहे हैं तो फिर आपको डरने और इसकी ज़रूरत नहीं। आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैंने बताया कि मैं लाउंज में बैठा हूँ तो लाउंज में बच्चे भी होते हैं ये खेल रहे हैं इस तरह से मैं दिखा दूँ तो क्षमा करेंगे ये डिस्टर्बेंस जो है इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब मैं और भी दूसरी घटना की चर्चा करूंगा जिसका मेरे जीवन के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा और कहीं ना कहीं मैं काफ़ी कहते हैं ना ड्राइविंग फोर्स मेरे लाइफ के वो ड्राइविंग फोर्स थे। तभी 2002 ईस्वी में मेरी किडनैपिंग हो गई थी। वही जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में चूँकि काफ़ी बड़ा काम हो गया। जैसा कि पता चला आर्मी के रूप में आए थे वो माओइस्ट थे आर्मी में मुझे पता नहीं लेकिन माओइस्ट ही थे जैसा काम वही करते हैं। रैंसम वगैरह भी बहुत कुछ हुआ उसमें। अब उसमें मैं ये मान के चल रहा था कि अब मैं नहीं जीऊँगा या मैं नहीं बचूँगा। और उसमें एक ने हमसे एक जो था वो पढ़ा लिखा था 3-4 लोग थे कुछ तो टॉर्चर भी कर रहे थे। वो एक पढ़ा लिखा था उसने पूछा कि कितने बच्चे हैं। उन लोगों को शायद एक आ गया था क्योंकि आज तक माओइस्ट ने जिसको किडनैप किया था उस समय तक तो उसको छोड़ता नहीं था वो मार के फेंक देता था। वहाँ पहाड़ी है पूरे नेपाल के अंदर की बात पहाड़ है पहाड़ से पीछे नीचे फेंक। मैंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं सभी जानते हैं बेटा बेटी। लेकिन मेरे मुँह से उस समय पता नहीं क्यों मेरी बेटी की एक बार तबीयत ख़राब हुई थी और मैं उस माइंडसेट में अचानक से चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने कहा कि मेरी छोटी बेटी है और वो बीमार है। अब संभव है कि मैं कितना डिस्टर्ब होऊंगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं भूल गया कि मेरे 2 बच्चे हैं। और मैंने जैसे ही कहा कि छोटी बच्ची है कितने साल की है मैंने कहा 4 साल की है उस जबकि थोड़ी बड़ी थी बेटी मेरी।
उस समय तक। लेकिन मुझे वो 4 साल में बेटी मेरी काफ़ी बीमार पड़ी थी और मैं वाकई बहुत दुखी था। मुझे याद है कि हम और नीरा दोनों बैठ के रो रहे थे जब उसका इलाज चल रहा था। और वो कहाँ से वो चीज़ दिमाग में आ गया और मैंने वही बात कही। और सच पूछिए तो जो मेरा जीवन बचाने वाला था वो वही लड़का था। मुझे धान के खेत में फेंक दिया गया था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, नाक में पानी जा रहा था। अगले ने एक चीज़ देखा कि इस आदमी को मरने नहीं देना है। तो जैसे एक होता है ना, भगवान, मैंने पिछली बार भी एक कहानी बताई थी कि कोई दूत भेज देता है। जब इतनी बड़ी कोई घटना घटती है तो उसमें कोई ना कोई दूत भेज देता है। जब सभी मुझे मारने के फिराक में थे, बस उसमें से एक लड़का कहाँ से पैदा ले गया, उसके दिमाग में ऐसी क्या बात है और मेरे मुंह से कैसे वो बात निकली जो उसको अपील कर गया। अब पता नहीं उसकी भी बेटी होगी, ऐसा कुछ भी होगा, वीकनेस होता है। लेकिन मुझे मेरी एक लाइन ने जो एक तरह से वो एक, झूठ में नहीं कहूँगा, मैं तो था ही नहीं, होशी में नहीं था, मैं सेंस में नहीं था। शायद उस समय मेरे बेटी बेटी बात मन में आ रही होगी, या उस समय में वो जो घटना थी वो चूँकि मेरे मानस पटल पे छाया हुआ होगा उस समय में, और वो मेरा जान बचा गया। तो कभी कभी ऐसी कुछ बातें भी हो जाती हैं आपके साथ, कठिनाई भी हो रही है। अब वो जो घटना घटी, आप किसी मैंने पाप किया होगा। क्योंकि मेरे ऊपर जब थोड़ा बहुत टॉर्चर हो रहा था तो मुझे याद आया कि जब एक ज़माने में मैं फैक्ट्री मैनेजर था तो एक लड़के ने चोरी की थी फैक्ट्री में। ये दिल्ली के कंपनी की बात है, मैरन वैक्सी के बाद की। और वो चिल्ला रहा था और बहुत लोग मारपीट कर रहे थे और मैं उसको डांटे जा रहा था। और पता नहीं, आगे मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ उस बात को लेकर कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने कोई वो नहीं दिखाई थी उसके प्रति। अब चोरी तो की ही थी उसने, उसके घर के दरवाजे को तोड़ के हम लोग अंदर घुसे थे और उसके बाद हमने काफ़ी सारी दवाइयाँ निकाली थी उसके अंदर से। कोई गुस्सा भी था जब पकड़ा गया था, तो जो उसकी पिटाई उटाई हुई थी तो मना नहीं किया हमने, वो हमसे गलती हुई, पुलिस को दे देना था, बात खत्म थी। तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो मुझे याद आया कि ये घटना मेरे साथ हो चुकी है, मैंने उसको मदद नहीं की हुई। और जब ये घटना घटी और वो ये बात हुई तब मैं बचा। तो कहीं ना कहीं एक पश्चाताप जो है वो मुझे आगे बचाने में काम दिया। अब ये बड़ी ऐसी ऐसी बातें मैं कर रहा हूँ जो आप लोग सब हंस रहे होंगे। ये भावुकता के सिवा और कुछ नहीं, इमोशन के अलावा कुछ नहीं। लेकिन मेरे नज़र में आदमी यदि इन महीन बातों पे ध्यान दे, इन महीन घटनाओं को बड़ी महीनता से देखे, तो जीवन का बहुत सारा सीख इसमें ही छिपा हुआ है। हम लोग बहुत सारे संकेत को नहीं समझ पाते हैं। यदि हम उन संकेत को पढ़ना सीखें, हम उस संकेत को समझना सीखें। जब मैं दरभंगा में फैक्ट्री लगा रहा था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड होता था, बड़ी अरमानें थी। उस ज़माने में मैं कहा करता था कि जब मेरे ऑर्डर से 2-3 कंपनी चल रही है तो मेरी अपनी कंपनी क्यों नहीं चलेगी, यहाँ इतने लोगों का हुआ। लेकिन जो कुछ भी घटना घटी उसके बाद से, और इसके बाद मैं दुखी होके मैंने कसम खाई थी कि नहीं, अब मिथिला से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने तो बल्कि पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। उस समय के प्रधानमंत्री मंत्री बड़े दोस्त, अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि आप कर लो। वो बल्कि हमको तो फिल्म डिवीज़न का वहाँ चेयरमैन, बहुत सारी बातें हैं बताऊंगा तो पता नहीं आप लोग विश्वास करेंगे, लेकिन ये बात सही है। उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप ले लो और फिल्म डिवीज़न थोड़ा संभालो आप। तो एक पॉलिटिकल वो है, अपने आप जो बिज़नेस करते हैं करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड, क्योंकि हम लोग वो बहुत ही क्लोज थे वो। अब आप ये देखिए कि जिस मिथिला को मैंने छोड़ने की बात की, जिस मिथिला के लिए मैंने लिटरली खून पसीने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फैक्ट्री जा रहा था और मुहर्रम का दिन था, पटना एयरपोर्ट से उतर के मैंने किसी से गाड़ी ली थी, मेरे बल्कि छोटे भाई का एक मित्र है, नई गाड़ी उसने मुझे दे दी थी। और जब हम अपने घर भी नहीं गए, दुनार चौक से सीधा वहाँ की तरफ जा रहे थे, उस दिन मुहर्रम का दिन था। बाहर में रहने वाले को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि समय का थोड़ा अभाव होता था, तो मैंने ये परवाह नहीं कि आज मुहर्रम है तो मुझे नहीं आना चाहिए, या बिहार में वो इतना बड़ा हंगामा हो सकता है। लेकिन उस भीड़ के बीच में मैं फंस गया, सब ने गाड़ी तोड़ दी, मेरे सर पे चोट लगी, सर फट गया, खून ने खून वहाँ से, और ड्राइवर भाग गया वहाँ से। फिर उसका जो गाड़ी का नुकसान हुआ वो, अपना जो नुकसान हुआ वो, और इसके बाद फिर हमारी फैक्ट्री के ऊपर अटैक हुआ जिसमें हमारे एक वर्कर को बाद में उसकी जान ही चली गई, जो हमारे का गार्ड हुआ करता था। तो इन सब घटनाओं के बाद से मैंने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि इस फैक्ट्री की वजह से संभव है कि जो मेरा अपना बिजनेस है, जो मेरी रोजी रोटी है, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, वो प्रभावित हो रहा है। वैसे मुझे मदद काफ़ी मिली, परिवार का भी मदद मिला, वहाँ के जो एसएसपी थे उनका मदद मिला, सबका मदद मिला। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगने लगा कि मैं इन चीज़ में फंस गया, तो जो मैं बेसिक्स कर रहा हूँ वो बेसिक हमारा खराब हो जाएगा। तो जिस मिथिला को मैंने छोड़ दिया, देख लीजिए उसी मिथिला ने मुझे अपना लिया।
कहाँ से किन के मन में, प्रभात भैया के मन में आया, मिथिला मिरर कंट्रीट कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं उसमें वेनेजुएला में था, तो प्रभात भैया का भी फ़ोन आया था, ललित जी हैं मिथिला मिरर के, उनका फ़ोन आया था, और ये लोग वीडियो पे लाइव थे, वीडियो पे बात हुई थी। 26 या कुछ था, मैंने कहा भैया मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद से सारी बातें हुई। फिर आप लोगों ने अवार्ड वगैरह भी बहुत सारे दे दिए। मुझे इंटरनेशनल अवार्ड भी बहुत सारे मिले हुए हैं, लेकिन मिथिला से जब कुछ भी अवार्ड मिलता है, चाहे जो भी हो जैसा भी हो, अच्छा ही अवार्ड है, सारे बड़े बड़े अवार्ड। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी मिली। अब जिस मिथिला को मैं छोड़ चुका था, मिथिला ने मुझे पकड़ लिया। तो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, कुछ और ही होना होता है। और ये मैं अपने जीवन को मैं उसी ढंग से लेता हूँ। बिजनेस में भी बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, बहुत बार ऐसा, मैं 2 बार 3 बार तो ऑलमोस्ट ब्रोक हो गया था, एकदम कहीं कुछ नहीं बचा हुआ। और इसी से संबंधित मैं आपको एक घटना बताऊं कि जो मैं अभी नेपाल की बात कर रहा था, और पता नहीं ये मेरी सभी खुशों, मेरे परिवार में सभी जानते हैं, सबके नॉलेज में है ये बात, आज मैं आप सबके साथ सार्वजनिक कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि किसी बहाने मैं एक नेपाल की फैमिली से अटैच हो गया था, और ये टेंडर वगैरह का काम कर रहे थे। अब उस समय एक साथ समय तो होता नहीं है, काफ़ी बड़े मकान में रह रहे थे वो, बल्कि वहाँ की जो रानी थी उनकी सेक्रेटरी का था घर, ऐश्वर्या जो जिनका मर्डर हो गया था, उनकी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी। मैंने अपने आँख से देखा हुआ, जब जा रही थी तो उन्होंने इशारा किया था। उसका किराया भी उस समय बहुत होता था, तो जब उतना खर्चा नहीं मिल पा रहा था या इनकम नहीं हो रहा था, तो 3 महीने किराए के हो गए थे, तो उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया था। फिर बच्चों के स्कूल, बच्चों को एक ठीक ठाक स्कूल में वहाँ डाला हुआ था। तो मेरी वाइफ नीरा, वो हमसे ज़्यादा कभी कंप्लेन तो आज तक उन्होंने खैर किया ही नहीं है, न अपनी कभी परेशानी बताई है, न कभी इच्छा उन्होंने बताई है। तो इस मामले में तो भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। न वो कभी मेकअप वगैरह करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सारी व्यवस्था सब कुछ होते हुए भी अपने आप बहुत ही सिंपल। तो वो मेरे पास आई कि आपको एक चीज़ पता है, घर में पैसे एकदम नहीं है। उनका क्या हुआ? तो एक नेपाली 500 का नोट लेके आई कि मेरे पास अब बस यही बचा है। अब उस समय में मुझे करीब 45,000 या 50,000 कुछ घर का किराया, बिजली अलग से करीब 60,000 देना होता था। ये घर का किराया मैं बता रहा हूँ सिर्फ, और बाकी सारा कुछ देख लीजिए। और हमारे पास कितना था? 500 का नोट। मैंने नीरा से यही कहा कि ऐसा करते हैं, कल नेक्स्ट डे टेंडर खुल रहा है, वो टेंडर में यदि कुछ ऐसा हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा तो घर से मंगवाना पड़ेगा पैसा, और हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, वापस दरभंगा ही चलना होगा। ऐसी स्थिति थी हमारी। और 500 नोट से तो हम लोग जो थे, वो बस भाड़ा भी नहीं था, काठमांडू से जनकपुर का भी बस भाड़ा नहीं था। और अगले दिन वो टेंडर में कुछ अजीब सा तमाशा हो गया। मैं जब वहाँ गया तो पता चला कि किसी ने उसको, अपने ही आदमी है वैसे, वो अब तो मित्र हैं, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया था उस टेंडर को। तो जो भी टेंडर वहाँ देने जा रहा था, तो उसको पैसा दे के वो उसका डॉक्यूमेंट रखवा लेते थे। मैं अभी गया तो मुझसे भी कहा गया कि इतने पैसे लेके, तो मैं बढ़ गया कि मैं तो डालूंगा। और टेंडर जब मैंने डाला, जाके अंदर में घुस गया, तो वहाँ उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए और टेंडर रखवा लिया। तो दूसरे दिन मैं और मोटा रकम लेके घर आया, और गिरा को मैंने कहा कि देखो भगवान की लीला अपरंपार। तो वो जो 500 नेपाली का नोट है, उसको एक पन्नी में और पॉलीथीन में सील करके अभी भी हम लोग रखे हुए हैं। हमने वो दिन भी देखा हुआ है। और जिस दिन हमने ये निर्णय लिया था कि हम वापस जाएंगे, उसके अगले दिन भी कुछ ऐसा हुआ, और उसके बाद से भगवान सब ठीक ठाक रखें, और रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का। अब जब इन चीज़ों को आप सोचना शुरू करें, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको आप किसी ढंग से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये घटनाएं घट जाती हैं, और इन घटनाओं के होने के बाद जब आप बहुत दिनों बाद जज करते हैं, तब लगता है कि अरे आपके साथ तो कोई शक्ति काम कर रही थी, जिसको आप लोग डेस्टिनी कहते हैं। लेकिन ये डेस्टिनी सबका अच्छा ही होता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसका डेस्टिनी खराब होता है। डेस्टिनी सबका अच्छा होता है। अच्छा और बुरा में बस अंतर यही है कि हम उन संकेत को, मैं बार बार कह रहा हूँ इसी चीज़ को, इसीलिए आप अपना कर्म किए जाएं, आप अपना अच्छा किए जाएं। दूसरा क्या कहता है, अब ये वजह से मिथिला में मैं जुड़ा हूँ, अब हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी बातें, प्रतिक्रियाएं मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। मैं इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये ग्रुप है, उसको पता नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी जो संबंध है,
खास के अपने मिथिला में, वो जब तक आपसे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है या उनसे फ़ायदा की उम्मीद नहीं है, तो आपको मतलब नहीं रखेंगे। आपसे मतलब, आपसे संबंध का मतलब ये है कि या तो आपसे फ़ायदा होगा या आपसे फ़ायदे की उम्मीद होगी, तब वो आपके साथ संबंध रखें। ज़्यादातर जो अपने पारिवारिक संबंध हैं या बाकी कुछ है उसको छोड़ के। अब इस तरह के संबंध में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि जहाँ तक आपसे हो सके वो आप करें। दूसरों के करने में मेरी तरह बेवकूफ़ न बने कि अपना बिगाड़ लें। अब मैं थोड़ा संभल गया हूँ, इसीलिए मैं परवाह नहीं मारता। लेकिन दूसरा क्या सोचता है, दूसरा आपके बारे में क्या कहता है, दूसरा आपसे क्या अपेक्षा रहता है, वो आपके कर्म को, वो आपकी वाणी को, वो आपकी प्लानिंग को अफेक्ट ना करे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज इसीलिए मैंने कहा कि मैं किसी टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, अपने जीवन के अनुभव आप लोगों के साथ बस शेयर करता जाऊंगा। और जो 3-4 ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है, आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन पे इसका मैं बहुत थका हुआ हूँ, माफ़ कीजिएगा। चेहरा धोने का मतलब ही नहीं बनता है। सुबह से मैं क्वींस से अभी आ रहा हूँ एक मीटिंग करके, और चूंकि अब 4 घंटे बाद वो फ्लाइट है तो मैं बैठूंगा, 15 घंटे का फ्लाइट है। चलिए सोता हुआ आऊँगा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ भी वाईफाई आया तो मैं लाइव भी हो जाऊँगा। इसको तो मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैं रख लेता हूँ कि उस समय जाने से पहले मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। ये रविवार का जो अंक है ये यही अंक है, आप लोग इसको इस रूप में लें। तो आज बस इस छोटे से सेशन का कह लें, मुलाकात का कह लें, अपनापन का कह लें, रूबरू का कह लें, मकसद ये था कि जो निरंतरता है, अनवरतता है, वो बनी रहे। अभी अब ट्रेन में स्वाभाविक है कि वो समय 9 बजे वाला तो मैं नहीं आपके सामने आ पाऊँगा, तो हमने कहा चलो बस इसी तरह आपसे बात कर लेते हैं। तो आज मैं, दूसरा दुख ये भी है कि यहाँ से मैं लंदन जा रहा था, मेरा टिकट वगैरह सब लंदन का है, और लंदन में मेरी मीटिंग भी थी। लेकिन जब से ये कोविड का नया एक वेरिएंट आया है और उसमें यूरोप और वहाँ की 12-14 कंट्री का शायद इंडियन गवर्नमेंट ने उनका क्वारंटाइन और अलग से रूल बनाया है, तो और लंदन में भी आइसोलेशन का है, 2 दिन का आइसोलेशन है। तो बड़ा स्वाभाविक है, मैं 8 तारीख को वहाँ लैंड कर रहा था, तो 9 और 10 का आइसोलेशन हो जाता, तो 11 को मैं फ्री होता, तो 12 की मेरी रिटर्न टिकट थी। तो फिर तो वो नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ 2 दिन की मीटिंग थी कम से कम। और जिनसे मिलना है वो भी अभी देश के बाहर हैं, तो वही बता रहे थे 2 दिन वो भी क्वारंटाइन हो जाएंगे, तो वो नहीं हो पाया। तो मैं सोच रहा था कि उसी प्रवास के दौरान जितने भी हमारे मैथिल हैं लंदन के, उनसे मैं मिल लूँगा। और वहाँ से फिर दुबई जाना था, दुबई में कुछ अपना काम भी था, और वहाँ भी इच्छा थी कि जितने मैथिल भाई लोग हैं उनसे मिलें। जो मिथिला राज्य की बात है उसको हम लोग लेके आगे बढ़ें। अभी और भी एक दूसरी बातें चल रही हैं जिसका जिक्र मैं बहुत जल्दी करूँगा। मैं पहुँच रहा हूँ, अब तो मैं इंडिया आ ही रहा हूँ, और वहाँ सबसे पहला जो मेरी पहली जिम्मेवारी है वो फिल्म की है। बाकी जो सामाजिक सरोकार है या जिस ग्रुप सबसे मैं एसोसिएटेड हूँ या जो कुछ भी कमिटमेंट वगैरह है, मैं उसको देखता हूँ क्या क्या कर सकते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको पूरा करें। तो आज इस छोटे से सेशन में बस 3-4 ये 2 छोटी छोटी घटनाएं हैं, उसको लेके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी खुश रहें, शानंद रहें, इस कोरोना से बच के रहें। मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं, एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी, अभी सिक्योरिटी में इतनी भीड़ थी, अब क्या है उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वापस भी आना ही था। अपना देश है, अपना कार्य है, अपना घर है, अपना कारोबार, वो देखना है। तो बस आप लोग भी स्वस्थ रहें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो रिस्क लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।